हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट की। जी हाँ, सीएमए इंटर वालों एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए क्या क्या डायरेक्ट टैक्स के लिए अमेंडमेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट है, उनकी बात करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें इंटर के तो सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे और फाइनल वालों को भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि उनके लिए भी अमेंडमेंट के एप्लीकेबल होने वाले हैं जो हम बात करेंगे। क्योंकि फाइनल की डायरेक्ट टैक्स में इंटर की भी डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होती है। फिर इसका अपकमिंग 1 to 2 डेज के अंदर एक और अनदर पार्ट आएगा जो सिर्फ सीएमए फाइनल वालों के लिए ही होगा एक्सक्लूसिवली। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये वाला पार्ट इंटर फाइनल के लिए कॉमन है। इसका अगला पार्ट जो 1 to 2 डेज में अपलोड होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट रहने वाला। अमेंडमेंट बहुत कम है, छोटे मोटे हैं। कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनको भी देखना है कि उनका कैसे और कहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर के ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यू कैन फाइंड ओवर देयर एज वेल। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से कम जगह में मैंने इन अमेंडमेंट्स को कवर करा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कवर करा है। और इनके शॉर्ट पोस्ट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट अमेंडमेंट, एक ही पोस्ट में सब कवर अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इनको अगेन अगेन आपको रिवाइज कराता रहूँगा इन शॉर्ट, एक एक टॉपिक को लेकर के, और बहुत शॉर्ट में मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी है। चलिए, इससे पहले बता दूं, ज्ञान सागर क्लासेस आप जानती है, फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अवेलेबल है। यू कैन विजिट gyansagarclasses.com फॉर बेस्ट क्लासेस। और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप cmacard.com पर भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स के अंदर क्या अमेंडमेंट है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजाइम की जो टैक्स रेट थी वो चेंज हो चुकी है। जी हाँ, जो न्यू टैक्स रिजाइम थी उसकी टैक्स रेट चेंज हो चुकी है 115 बीएसी की। पहले अलग स्लैब रेट्स लगा करती थी, अब अलग स्लैब रेट्स है, बट अभी वाली बड़ी सिंपल हो गई है। ईच 4 लाख पे 5% बढ़ाना है आपको। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो टैक्स रेट है, देखो 4 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है इसके अंदर। फिर हर एक 4 लाख पर तो इंक्रीमेंट कितना होता जाएगा, 4 लाख का जैसे 5% हो गया, फिर 4 लाख बढ़ेगी 10%, देन 4 लाख 15%, फिर 4 लाख इंक्रीज करा 20%, फिर 4 लाख इंक्रीज करा 25, और फिर 4 लाख। अब इसके बाद में तो 4 लाख नहीं, इस 25 के बाद तो जितना भी ऊपर जाए उसके ऊपर टैक्स रेट लगने वाली है 30% की। तो ये बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट, होपफुली आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये तो हाईलाइटेड अमेंडमेंट हुआ करता था। तो आपको अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, या क्वेश्चन ने बोला है कि भाई डिफ़ॉल्ट रिजाइम लिए या 115 बीएसी लिया है, तो यही वाली टैक्स रेट लगानी है। इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 115 बीएसी ले या ना ले, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 115 बीएसी लेने पर कौन कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलती है, उनको भी जरूर से पढ़ लें। अब इसके बाद में 87A की जो रिबेट है उसमें अमेंडमेंट आ चुका है। अच्छा, कई क्लास वाले मेरे बच्चे सोचेंगे जिन्होंने पढ़ रखा है कि सर ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, मैंने तो यही पढ़ा हुआ है। तो वो आपके लिए, आपने ऑलरेडी न्यू पढ़ा हुआ है, वो इस आपके लिए इसलिए वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। बट आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने कुछ और पढ़े, अभी अमेंड हो गए, इसलिए देखना पूरा है आपको। सेक्शन 87A की न्यू रिजाइम में पहले जो आपको रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर। बट अभी जो है वो बढ़ करके हो चुकी है 12 लाख रुपीज तक की इनकम। और 12 लाख पर अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 60,000 बनता है। तो 87A की रिबेट जो है वो पहले 7 लाख हुआ करती थी, वो डिलीट हो गई है। 7 लाख से बढ़ के कितनी हो गई है, 12 लाख हो गई है, 12 लाख हो गई है। और इस पर जो अमाउंट ऑफ रिबेट है वो बढ़ करके 60,000 रुपीज़ हो गया है। तो अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A की रिबेट मिलेगी, और कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ की। तो ये आपके लिए अमेंडमेंट है, ये एमसीक्यू में भी रोल आ सकता है, तो उस पर्पज से भी ध्यान रखें, और टैक्स कैलकुलेशन में भी आ सकता है। ओल्ड रिजाइम के अंदर अभी भी कोई चेंज नहीं है, वही 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम और 12,500 रुपीज़ की एग्जम्पशन। अच्छा, अगर आपकी इनकम 12 लाख से मार्जिनली अबाउ जाए, जैसे 12,20,000 चली जाए,
तो वो मार्जिनल रिलीफ टाइप यहाँ पे अभी भी मिलता है क्या? यस, वो अभी भी मिलता है। तो वो आपको अभी भी मिलता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 7 लाख वाले में था ना कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ का, रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ का, वो कंसेप्ट अभी भी स्टिल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तो वो अभी भी मिलता रहेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। जस्ट वेट, इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया बेसिक्स। बेसिक्स के बाद में अब अपन चलते हैं सैलरी। सैलरी में अमेंडमेंट है, 2 अमेंडमेंट है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस पे मैं आता हूँ। चलो पहले रेजिडेंशियल ही बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फाइनल वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा वहाँ पर भी नहीं है। इंटर वालों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटर वालों के लिए तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में इसको सेट ही कर देता हूँ। तो अमेंडमेंट सेक्शन 9 के अंदर आया है, हार्मोनाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एप्लीकेबिलिटी विद बिजनेस कनेक्शन। देखो होता क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब कब किसी इनकम को इंडिया में अक्रू हुआ माना जाएगा। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रूड मान ली जाती है तो फिर OR, NOR, NR सभी को उस पर टैक्स देना होता है, ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। नॉन रेसिडेंट की इनकम कब इंडिया में अक्रूड माने, उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 में लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो भी मानी जाती है। अब ये किस बात को क्लेरिफाई कर रहा है, देखिए क्लोज 1 बोलता है ऑल इनकम अक्रूइंग अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये बात बोलता है अभी बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बट सेक्शन एक्सप्लेनेशन क्लोज बी, एक्सप्लेनेशन 1 का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 का, एक्सप्लेनेशन 1 का क्लोज बी क्या बोलता है। तो देखिए इतना डेप्थ में आपको जाना नहीं, बोलता क्या है, इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू द पर्पज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं इसी के बिजनेस कनेक्शन के, तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस कनेक्शन में नहीं आता है और वो इनकम टैक्सेबल भी नहीं होती। तो बिजनेस कनेक्शन टैक्सेबल होती है, बट इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अब यहीं पे एक और बात क्या है, एक्सप्लेनेशन 2A के अंदर बोल रखा है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर नॉन रेजिडेंट की है तो वो बिजनेस कनेक्शन में काउंट हो जाएगा। अब यहां पर ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या कहना चाह रहा है। एक जगह तो बोल रहा है कि अगर आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रेजेंस तो है ही ना ये गुड्स खरीदना एक्सपोर्ट के लिए। फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि सर टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो इसका देखो क्या बोला गया, एक्सप्लेनेशन 2A इसको अमेंड कर दिया गया, so as to provide that transaction or activities of a non-resident in India which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export shall not constitute significant economic presence of such non-resident। अब ये बोलना चाह रहे हैं जो तुम पढ़ते थे ना, देखो तुम तो वैसे भी उतना ही पढ़ते थे, मुझे जितना पता है, कि सर इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। बट उसमें एक प्रोविजन था जो टांग अड़ाता था, क्या, एक्सप्लेनेशन 2A ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1, वो बोलता था अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो फिर वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। बट क्लियरिफाई कर दिया कि भाई वो एक्सप्लेनेशन 2A इस वाले पॉइंट पर कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इस पर नहीं लगेगी, तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होगा। सैलरी, बड़े इंपॉर्टेंट 2 अमेंडमेंट है, छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट बड़े हैं भाई, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं सैलरी के अंदर। पहला अमेंडमेंट देखो परक्विजिट्स के अंदर हुआ है। हम जब परक्विजिट्स पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो हमने परक्विजिट्स को 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ा है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। कैटेगरी A वाले परक्विजिट स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, कैटेगरी B वाले ओनली स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होते हैं।
यहीं पर हम एक और बात पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। फिर वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो इन तीन में से एक कंडीशन को भी पूरा कर दे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन, वो डायरेक्टर रहा हो होल टाइम या पार्ट टाइम, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या फिर उसकी कैश टैक्सेबल सैलरी पूरे साल की मिला के 50,000 तक हो, जो कि बहुत कम थी। अब वो जो 50,000 था ना कैश टैक्सेबल सैलरी वाला, वहां अमेंडमेंट कर दिया और वो जो 50,000 रुपीज था ये डिलीट करके 4 लाख रुपीज कर दिया गया है। मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर जो 50,000 रुपीज का क्लोज था उसको चेंज करके 4 लाख रुपीज जो है वो कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एमसीक्यू पर्पज के लिए मुझे आता हुआ लग रहा है इस बार के एग्जाम में, तो इसलिए एमसीक्यू पर्पज से इसको प्रिपेयर करें। मेडिकल ट्रैवल अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें दो चीजें थी परक्विजिट्स के अंदर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन इंडिया हो सकता है और एक मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो सकता है। विद इन इंडिया के अंदर अलग प्रोविजन है, आउटसाइड इंडिया वाले के अंदर तीन चीजें होती थी, ट्रीटमेंट के एक्सपेंस, स्टे के एक्सपेंस और ट्रेवल के एक्सपेंस। ट्रीटमेंट के एक्सपेंस और स्टे के एक्सपेंस उतने एग्जम्प्ट होते थे जितने आरबीआई ने बताए, एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और ट्रेवल वाले का क्या होता था, ट्रेवल वाले के लिए हम देखते थे जीटीआई, अगर जीटीआई 2 लाख के अंदर अंदर है तो ट्रेवल वाला पूरा एग्जम्प्ट, और जीटीआई 2 लाख के ऊपर है तो ट्रेवल वाला पार्ट फुल्ली टैक्सेबल। अब वो जो 2 लाख रुपीज लिखे हुए थे ना जीटीआई के, वो 2 लाख से बढ़ा के सीधा 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 8 लाख रुपीज कर दिए। तो ये जो ट्रैवल वाला जो प्रोविजन था कि 2 लाख के नीचे जीटीआई है तो एग्जाम्प्ट और उसके ऊपर है तो टैक्सेबल, तो ये 2 लाख रुपीज वाले को बढ़ा के 8 लाख रुपीज कर दिया गया है। सो दिस इज द न्यू लिमिट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे तो वहां भी काम आ सकता है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है अपने सैलरी हेड के अमेंडमेंट। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लेरिफिकेशन दिया गया है, बट उसको मैं इंक्लूड करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि हाउस प्रॉपर्टी में नो अमेंडमेंट, बट एक क्लेरिफिकेशन है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। पीजीबीपी में भी प्रोविजन वाइज तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। देखो एक सेक्शन हम पढ़ते हैं 43B क्लोज एच, वहां पे लिखा हुआ है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीन एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट जो है, जब पेमेंट करोगे तभी एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी। फिर वहाँ पे अलग अलग बातें लिख रखी है, 15 डेज की एंड मैक्सिमम 45 डेज की है। बट इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है ना, मैं वो कहूँगा वो इनकम टैक्स का अमेंडमेंट नहीं है। वो क्या किया गया है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम की भी, बट मीडियम पे लगता नहीं है ये सेक्शन, इनकी डेफिनेशन को बदल दिया गया है। तो कल को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है बाय चांस के माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है, स्मॉल क्या होती है, मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो ये इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं है, ये एमएसएमई एक्ट का पार्ट है, बट वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। और ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हालांकि आपके नोट्स में मैंने इंक्लूड कर दिया है, फिर भी मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे सबसे पहले माइक्रो आपको दिख रहा होगा। माइक्रो कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, प्लांट एंड मशीनरी में नॉट मोर देन 2.5 करोड़, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए ना, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपने एक भी बात को क्रॉस कर दिया, मान लो आपने 2 करोड़ रुपए लगा रखे बट आपका टर्नओवर 12 करोड़ है, तो फिर आप माइक्रो नहीं रहेंगे। माइक्रो कंपनी वो कंपनी होती है जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 2.5 CR तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ के नीचे है। वहीं स्मॉल के केस में ये लिमिट जो है वो 10 गुना हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ से सीधा हो गया 25 करोड़, और टर्नओवर 10 करोड़ की जगह हो गया 100 करोड़। और मीडियम के अंदर क्या हुआ मीडियम के अंदर ये 5 गुना हो गई स्मॉल के कंपैरिजन में। जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका 125 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको 2.5 और 10 रखना है, फिर उसका 10 टाइम करना है, फिर उसका 5 टाइम करना है। तो एक बार तो डबल टाइम मतलब 10, फिर 10 का आधा टाइम्स। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन बदली है, इसका ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फिर आ जाते हैं हम कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन में छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए हैं और 54 ईसी का एक थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ आई कैन से, उस पर हमको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए कैपिटल गेन के अंदर जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में हुआ है। कुछ चीज़ें और कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ऐड कर दी गई है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि कैपिटल असेट मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। ठीक है, फिर बट इट डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें 4 असेट पढ़ते हैं। फिर हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई इज ए कैपिटल असेट, है ना, ये पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, एफआईआई इन्वेस्टर्स एज पर। ठीक है, अब इसमें ये वाला नया पॉइंट जोड़ा है, एन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टेड एज पर सेबी और आईएफएससी रेगुलेशन। मतलब क्या हुआ, देखो बहुत बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसा काम का भी नहीं है, बट कोई इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसकी इनकम, उसका जो गेन होता है वो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है, सेबी और आईएफएससी रेगुलेशन को मानते हुए, सेबी से अप्रूवल लेके जो भी इनके प्रोविजन है उनको मानते हुए कर रहा है, तो वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। दूसरा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है भाई, आपका एक तो इंश्योरेंस भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसको यूलिप बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो हम अदर सोर्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब यहां पर ये बोल रहा है यूलिप टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। मतलब ऐसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब जो टैक्सेबल है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखे तो उसे कैपिटल गेन में टैक्सेबल किया जाएगा। सम अप करूं तो यूलिप पे अगर टैक्स लगेगा तो फिर कैपिटल गेन में लगेगा। एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट ही है ना, फिर तो क्या करेंगे। बट मैच्योरिटी पर जो पैसा मिल रहा है, यूलिप की मैच्योरिटी पर अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, कैपिटल असेट मानते हुए। ये बात है भाई। सेक्शन 54 ईसी, 54 ईसी के अंदर हम देखते हैं कि ये हमें डिडक्शन देता है, या यूं बोले एग्जम्पशन देता है। लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके यदि आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो एग्जम्पशन मिलता है, एनएचआई का, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो उसी के अंदर आपके 2 एडिशन हो गए हैं, मतलब आप इन कंपनीज के भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप इन कंपनी के भी बॉन्ड खरीदेंगे तो भी 54 ईसी आपको एग्जम्पशन देगा। वो कौन सी है चीज़ें, वो यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, पहली चीज हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको को ऐड कर दिया, और एक इरेडा को ऐड कर दिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मतलब 54 ईसी में जिन कंपनीज के हम बॉन्ड खरीदते थे तो एग्जम्पशन मिलती थी, उसमें 2 नेम और ऐड कर लेने हैं आप लोगों को। वैसे तो इंडेक्सेशन कैपिटल गेन में हट गया, बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फिर भी अवेलेबल है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ध्यान रखना, उसका क्वेश्चन करके जाना, स्टडी मैट में दे भी रखा है उसका क्वेश्चन। तो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो इंडेक्स नंबर है प्रीवियस ईयर 25-26 का, 376 है, इस बात का ध्यान रखें। अदर सोर्स में आ जाए, 222E के अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया है। 222E होता गया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 222E इज ऑफ डीम्ड डिविडेंड। ये होता है डीम्ड डिविडेंड का। ये क्या बोलता है कि यदि कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो, अगर वो लोन देती है किसी शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर, तो ये लोन को हम क्या मानेंगे, ऐसे मानेंगे जैसे आप डिविडेंड दे रहे हैं। मतलब लोन देने को भी हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड देने के बराबर मानेंगे। ये बात 222E में कही गई है। उसमें एक एक्सेप्शन डाला गया है कि इसको हम 222E के अकॉर्डिंग डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। Any advance or loan between two group entities where one of them is a finance company or a finance unit and the parent entity or principal entity of such group is listed on the stock exchange in a country or territory outside India other than the country or territory outside India as notified। मतलब क्या है, देखिए समझिए, any loan on advances between two group entities where one of them is a finance company or finance unit। इसको देखिए यहां पर समझते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, 2 कंपनीज है,
ये एक कंपनी है। अरे ये क्या हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ एरर आ गई। हाँ जी, तो कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है, ठीक है। ग्रुप, एक ही ग्रुप की एंटिटीज है भाई, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ फाइनेंस कंपनी, इन दोनों में से एक भी, लेट से कि ये एक फाइनेंस कंपनी है या फिर फाइनेंस यूनिट है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी मान लीजिए, तो फाइनेंस एंड पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी, और इनकी जो ग्रुप की कंपनीज है, इस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या इंडिया के बाहर किसी भी टेरिटरी के अंदर लिस्टेड है वो। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 222E इन पर नहीं लगाएंगे। देखो वापस से समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, दो एंटिटी है, इन दो में से एटलीस्ट एक एंटिटी जो है वो क्या है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और इन कंपनीज की जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, किसी भी टेरिटरी में या कंट्री में दूसरी में, बट वो टेरिटरी और कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो इंडिया ने स्पेसिफाई कर रखी है। अब लेकिन इंडिया ने बोल दिया, मान लो नहीं, जैसे मान लो कोई यूएस में लिस्टेड है तो हम उसको एक्सेप्शन में कवर नहीं करेंगे, तो फिर तो डीम डिविडेंड मानेंगे। तो इसलिए देखो क्या बोला, कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया अदर देन दी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया इज नोटिफाइड बाय। मतलब कल को सीबीडीटी ने बोल दिया नहीं भाई, यूएस वाली कंपनी पे तो हम एक्सेप्शन में कवर नहीं करेंगे, मतलब उन पे तो 222 लगाएंगे, तो फिर उन पर तो लग जाएगा। बट नॉर्मल केस में कोई दो कंपनी, जिसमें से एक कंपनी फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट है और उनकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर किसी ऐसी जगह पर लिस्टेड है जिसको इंडिया ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो फिर जो है ये एक्सेप्शन में कवर हो जाए। फिर इसके बाद में देखते हैं ये वाला चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर छोटा सा एक अमेंडमेंट है कि हमने पढ़ा था कि अमालगमेशन डीमर्जर अगर हो जाता है किसी बिजनेस का, कंपनी का, ठीक है, तो फिर उस केसेस में क्या होते थे, जो आपके लॉसेस होते थे या अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन होता था, उसको फ्रेश 8 ईयर्स मिलते थे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब वो फ्रेश 8 ईयर नहीं मिलेंगे, जितना रिमेनिंग टाइम है बस उतना ही मिलेगा। देखो क्या हो रहा है, फॉर ओनली दी बैलेंस पीरियड, ठीक है। मान लो कोई कंपनी 4 साल चली, उसके बाद में उसका अमालगमेशन हो गया, लोग क्या करते थे पहले 6-7 साल आराम से कंपनी चलाई, उसमें बहुत सारा लॉस इकट्ठा है, उसको जाके अमालगमेट करवा लेते थे और दूसरी कंपनी उस लॉस का बेनिफिट उठा लेती थी। लेकिन अब क्या बोला, अगर 7 साल हो गए ना तो बस 1 साल और मिलेगा, फिर वो लैप्स हो जाएगा। तो अमालगमेशन डीमर्जर का जो लॉस है वो आपके लिए उतने ही टाइम तक वैलिड रहेगा जितने टाइम का है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, अब वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं हम। डिडक्शन चैप्टर के अंदर 80 CCD सेक्शन होता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें 80 CCD 1 आता है जिसमें आपको खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। फिर 80 CCD 1B में एडिशनल डिडक्शंस मिलती है, एक्स्ट्रा डिडक्शन। वो 80 CCD 1 के अंदर एक चीज को ऐड करा गया है। क्या ऐड करा गया, इंडिविजुअल कैन क्लेम एडिशनल डिडक्शन 50,000 का वैसे भी मिलता है, लेकिन ये किसी और नाम से मिलेगा 50,000 का, मेड टू ए माइनर चाइल्ड्स एनपीएस अकाउंट मैनेज्ड बाय गार्जियन। इसको एनपीएस वात्सल्य स्कीम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप माइनर चाइल्ड के लिए 50,000 रुपये तक डालते हो किसमें, एनपीएस वात्सल्य स्कीम में, तो आपको 80 CCD 1B में डिडक्शन मिल जाएगी। और आप लेटर ऑन जाकर के इसमें अगर पार्शियल विड्रॉल करते हो तो 25% एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लो एनपीएस वात्सल्य स्कीम में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आपने इसमें से 5 लाख रुपए निकलवाए, तो 5 लाख का 25% तो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा किसमें से, इस एनपीएस वात्सल्य स्कीम में से अगर आप पैसा निकालते हैं तो। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये एडिशन है। तो 80 CCD 1B के अंदर आपने एनपीएस वात्सल्य स्कीम का एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन, और इसमें से अगर पैसा निकालते हैं कभी भी पार्शियल विड्रॉल तो 25% तक वो एग्जम्प्ट रहेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा, ऑब्वियसली पेरेंट को ही मिलेगा, माइनर चाइल्ड के लिए ही मिलेगा। ये मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ की जो बात है वो ये रही, 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टीडीएस टीसीएस में भर भर के चेंज हो गए हैं, बट टीडीएस टीसीएस का चेंज क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता अपने को।
देखो कुछ तो सेक्शंस की थ्रेशोल्ड लिमिट बदल गई है, जिस लिमिट तक टीडीएस नहीं कटता है उसको हम बोलते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट ही अगर आप पढ़ जाए तो आपके लिए बहुत इनफ होगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाले की थ्रेशोल्ड लिमिट अब 10,000 हो गई है। 194 डिविडेंड की 10,000 हो गई है। 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज के अलावा दूसरे एफडी वगैरह इसके इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर बैंक पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहा है तो 50,000 की लिमिट है। वहीं सीनियर सिटीजन को बैंक अगर पैसा दे रहा है तो 1 लाख की लिमिट है, मतलब इस लिमिट तक टीडीएस नहीं काटना है। अदर लोगों के केस में 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। 194 बी कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, 10,000 की लिमिट थी पहले इसमें ओवरऑल, बट अब इसमें ईच ट्रांजेक्शन 10,000 कर दिया, पहले एग्रीगेट लिमिट हुआ करती थी। हॉर्स रेस की लिमिट भी 10,000 ईच ट्रांजेक्शन हो गई। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन 20,000 की लिमिट हो गई। 194 जी कमीशन ऑन लॉटरी टिकट 20,000 हो चुका है। 194 एच ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। लिमिट हो चुकी है 20,000 रुपीज़। 194 आई रेंट की जो लिमिट है ना वो 50,000 पर मंथ कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, 50,000 पर मंथ। 194 जे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस, इसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है और एनहांस करके 50,000 कर दी गई। 194 के म्यूचुअल फंड एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में 10,000। एल ए कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन की लिमिट भी सीधे 5 लाख कर दी गई है। ये तो वो जगहें हैं जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट बदली है टीडीएस की, मतलब जिस लिमिट तक टीडीएस नहीं कटेगा। और इसके अलावा कुछ जगहें ऐसी है जहां पर टीडीएस की रेट भी बदली है, उसको भी देखेंगे अभी। ये सब हमने देख लिया है। ये 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, इसकी रेट 2% हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एलबीसी ये थोड़ा कम काम का, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसकी रेट 10% हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2% और 10%, एक तो 194 डी की जो है लिमिट वो 2% हो गई है। तो 194 डी में देखें तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी बदली है, इसके साथ साथ इसकी जो रेट है वो 2% हो गई है, ये ध्यान रखना है आपको। टीसीएस में भी अमेंडमेंट आए, बट टीसीएस कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसको बस देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है। टीसीएस की रेट टिम्बर और मतलब लकड़ी पे और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर 2% है, लेकिन इसमें तेंदू लीव को हटा दे बोलते हैं, तेंदू लीव को हटा करके, ठीक है, मतलब आपने टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2% है। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, कहीं और से ले रहे हो फॉरेस्ट के अलावा तो भी 2% है, मतलब 2% की रेट आपको ध्यान में रखनी है। टीसीएस की रेट फॉर रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब आप इंडिया के बाहर अगर पैसा भेजते हो ना तो उसके ऊपर क्या है टीसीएस काटा जाता है, बैंक काट लेता है टीसीएस वगैरह, लोन वगैरह इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए बोला है। लोन फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एटीई में बताएं, मतलब एजुकेशन लोन पे अब टीसीएस नहीं है, 0% है, ठीक है। लोन फॉर एजुकेशन अदर देन अबाउ और फॉर मेडिकल, मतलब एटीई में जो एजुकेशन बता रखी उनको छोड़ दो, उनको छोड़ के अगर किसी अदर एजुकेशन के लिए लेते हैं या मेडिकल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो 10 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है, उसके बाद में 5% का टीडीएस है। ओवरसी टूर पैकेज, बाहर घूमने फिरने का पैकेज 10 लाख तक 5%, 10 लाख से ज़्यादा 20%। अगर कोई पैन नंबर नहीं दे रहा है तो 10 लाख तक 10% है, 5 की जगह 10 डबल, एंड 20% देर आफ्टर। तो अगर कोई पेन नंबर नहीं देता तो उसका टीसीएस ज़्यादा कटेगा, ये वाला ध्यान रखना है, थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टीसीएस की रेट भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी। एनी अदर केसेस में 20% है 10 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद में। लग्जरी आइटम्स पे भी टीसीएस लगा दिया गया है 1% का, ठीक है, 1 लाख से ऊपर के हाई एंड वॉचेस बैग्स एंटिक्स ये खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर 1% टीसीएस लगाएगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल, मतलब हटा दिया गया है। 206 ए बी, ये जो डिफॉल्टर होते थे जो रिटर्न नहीं भरते थे उनका ज़्यादा टीडीएस टीसीएस काटने का प्रोविज़न था इस सेक्शन के अंदर। तो जो नॉन फाइलर्स थे जो अपने रिटर्न नहीं भरते थे उनका ज़्यादा टीडीएस टीसीएस काटने को ये सेक्शन बोलता था। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब नॉन फाइलर का ज़्यादा टीडीएस टीसीएस नहीं काटा जाएगा, ये बोल रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बात हमने कर ली है, ये बात भी हमने कर ली, एनपीएस वात्सल्य ये अभी हम बात कर लेते हैं, सब हो गया है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ऐसे तो और भी अमेंडमेंट है फाइनल वालों के लिए, तो और भी है, अगले पार्ट में आने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो रिटर्न ऑफ इनकम, वैसे मैं ये बात करूँ तो ये भी फाइनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटर वालों के लिए कंटेंट है नहीं। वैसे रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न होता है, मतलब जो लोग ना तो नॉर्मल रिटर्न भर पाए ना बिलेटेड रिटर्न भर पाए, ठीक है, तो वो अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट ये था कि जिनके ये नॉर्मल रिटर्न की भी डेट निकल गई, बिलेटेड रिटर्न की भी डेट निकल गई, तो वो नया अपडेटेड रिटर्न भरते हैं। इसको आईटीआर यू बोलते हैं, यू अपडेटेड से यू ले लिया। इसकी पहले लिमिट थी 24 मंथ्स, वो बढ़ा करके 48 मंथ कर दी गई है, पहली बात तो। बट आईटीआर यू जब आप भरते हैं ना, तो ध्यान रखें आपकी इनकम जो है वो बढ़ी हुई ही होनी चाहिए, मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपका लॉस कम होना चाहिए, मतलब सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, तभी आप आईटीआर यू भर सकते हो। जैसे मान लो आपने रिटर्न भरा, आप रिवाइज भी नहीं कर पाए, तो भी आईटीआर यू भर सकते हो, फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बट ध्यान रखना टैक्स एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा, कम नहीं हो सकता। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? अगर 12 महीने तक लेट कर रहे हो तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। 24 मंथ्स 50%, 36 महीने लेट हुए तो 60%, और 48 मंथ लेट हुए तो 70% एडिशनल एक्स्ट्रा। नॉर्मल टैक्स तो देना ही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स और देना होगा। इसके अलावा पेनल्टी वगैरह अलग से है, इंटरेस्ट अलग से है, ये ध्यान रखिएगा। और वो आधार पैन लिंकिंग की डेट थी ना, उसको 31 मार्च 25 तक और बढ़ा दिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो आप एटलीस्ट इसको जो है अटैच कर लो, साथ में लिंकिंग कर लो, इसका कोई मतलब एज सच नहीं बनता है। तो ये अमेंडमेंट है इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अगला पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे अमेंडमेंट आपके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये भी फाइनल और इंटर के कॉमन थे, अब आने वाला अमेंडमेंट जो है इंटर फाइनल दोनों के लिए होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो अमेंडमेंट के अंदर हम हमारे सेकंड पार्ट में बढ़ रहे हैं। हालांकि यूँ बोल सकते हैं सीएमए फाइनल का पूरा एक पार्ट ही है जो कि हमने एक साथ कर दिया है। कुछ अमेंडमेंट इंटर फाइनल के कॉमन वाले हैं। ये जो अमेंडमेंट है ये एक्सक्लूसिवली फाइनल वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं। कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट नहीं है, मैं कहूँगा छोटे मोटे अमेंडमेंट है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो जो भी अमेंडमेंट आप देखने वाले हो, इनका अफेक्ट ओनली प्रोविजनल चीज़ों पर और थियोरटिकल चीज़ों पर ही आएगा, कंप्लायंसेस वाली चीज़ों पर आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एज सच कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी सीएमए फाइनल वाले बच्चों से रिलेटेड अमेंडमेंट है उनको हम कवर यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट है। तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का अमेंडमेंट अगर हम देखें तो ये हमारे सामने है। आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स होती है। पहले तो देखिए क्या था, पहले तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड टाइम तक वैलिड रहता था। पर सेक्शन 12AB में अमेंडमेंट किया गया और 5 इयर्स वैलिडिटी कर दी। 5 इयर्स के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता था, बट ये 5 इयर्स को बढ़ा करके 10 इयर्स कर दिया गया है ऐसी ट्रस्ट के लिए जिनकी इनकम 11-12 की एग्जम्पशन लेने से पहले, टोटल इनकम मतलब एक तो एग्जम्पशन लेने के बाद की नेट इनकम आती है उसकी बात नहीं हो रही, टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर नहीं गई है। तो जिन ट्रस्ट की इनकम अप टू 5 करोड़ है एग्जम्पशन लेने से पहले, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर की जगह 10 ईयर्स कर दी जाएगी। और ये 5 करोड़ का टर्नओवर कैसे गिना जाएगा? इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर इस साल में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई 26-27 में एप्लीकेशन लगा रहा है, तो 25-26 में और 24-25 में उसकी टोटल इनकम ट्रस्ट की वो अप टू 5 करोड़ ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो लिमिट 5 करोड़ की जगह 10 करोड़, सॉरी जो रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट है उसकी लिमिट 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स जो है वो कर दी जाएगी। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द 5 करोड़ 2 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग ईयर्स में रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स से बढ़ा करके 5 ईयर्स से बढ़ा दी गई है, मतलब
5 तो होता ही है, +5 करके ये 10 ईयर्स हो जाएगा। ये पहला अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट देखिए, डिनायल ऑफ एग्जम्पशन। देखिए सेक्शन 13 में क्या है, देर आर सर्टेन इनकम जिन पर 11 एंड 12 की एग्जम्पशन नहीं मिलती है। जैसे आपने फाउंडर ऑथर के लिए अगर कोई पैसा अप्लाई करा है, इनकम अप्लाई करी है, ट्रस्टी के लिए अप्लाई करी है, उनके रिलेटिव के लिए करी है, तो हमने देखा था कि सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन उन पर नहीं मिलती है। उसी में एक पॉइंट आता था सब्सटेंशियल डोनर। सब्सटेंशियल डोनर जिसने 1 लाख रुपीज से ज़्यादा का डोनेशन दिया है, तो उसके बेनिफिट के लिए भी अगर आप कोई इनकम अप्लाई करोगे तो उस पर 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। पहली चीज़ तो ये कि सब्सटेंशियल डोनर की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। सब्सटेंशियल डोनर वही होता था जिसने प्रीवियस ईयर के अंदर 1 लाख रुपीज तक का, 1 लाख से ज़्यादा का डोनेशन दिया है। अब ये चेंज करके ऐसा कर दिया कि यदि किसी ने लाइफ टाइम में 10 लाख से ज़्यादा का डोनेशन दिया है एक्यूमुलेट करते करते, तो भी वो सब्सटेंशियल डोनर बन जाएगा, मतलब रिलेटेड मान लिया जाएगा। तो अगर आप एक ही प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा डोनेशन दे रहे हो तो आप रिलेटेड हो, या फिर आपका अक्यूमुलेट होकर 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो भी आप रिलेटेड माने जाओगे। इसका मतलब अगर आपने लाइफ टाइम में 10 लाख क्रॉस कर दिया तो आप हमेशा के लिए अब ट्रस्ट के रिलेटेड पर्सन बन गए हो। यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रिलेटेड। अब ये जब इनके नाम आ जाते थे ऑथर, ट्रस्टी, फाउंडर, प्रमोटर और सब्सटेंशियल डोनर, तो एक और बात लिखी हुई थी, इन लोगों के रिलेटिव भी इसके अंदर आएंगे। मतलब इन लोगों के रिलेटिव के लिए भी अगर आप कोई ट्रस्ट की इनकम अप्लाई कर रहे हो तो भी उस पर 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। बट अब बात क्या हुई है, देखो यहाँ पे चेंज। सब्सटेंशियल डोनर तो रिलेटेड पर्सन है, लेकिन इसके रिलेटिव ट्रस्ट के रिलेटिव नहीं माने जाएंगे। तो सब्सटेंशियल डोनर के रिलेटिव्स को अब रिमूव कर दिया गया। इट मीन्स सब्सटेंशियल डोनर इज अ रिलेटिव ऑफ ट्रस्ट, बट उसके रिलेटिव, जैसे मान लो मिस्टर ए है, उन्होंने 15 लाख का डोनेशन दिया तो वो रिलेटेड बन गए, बट मिस्टर ए के जो रिलेटिव है ना, वो ट्रस्ट के रिलेटिव अब नहीं माने जाएंगे, पहले ये माने जाते थे। ठीक है, ये बात है इसमें। फिर एनी कंसर्न इन विच सच पर्सन एज मैंशनड इन वन अबाउ हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब मिस्टर ए का किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी रिलेटेड माने जाते थे, बट अब वो भी नहीं है। मतलब सिर्फ मिस्टर ए को पकड़ा है, बाकी उसके रिश्तेदारों और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उनको छोड़ दिया गया है। तो ये ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट थे, दो छोटे छोटे अमेंडमेंट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए आप इनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये थे असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के अमेंडमेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो दूसरा पार्ट है वो है असेसमेंट प्रोसीजर का। तो असेसमेंट प्रोसीजर में काफ़ी लॉन्ग पार्ट होने वाला है। देखिए अमेंडमेंट अगर मैं डायरेक्टली बताऊंगा ना आपको असेसमेंट प्रोसीजर में, तो आपको क्लिक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने पूरे सेक्शंस यहाँ पर ले लिए हैं ताकि हम अमेंडमेंट्स को पूरों को क्लिक कर पाए। जैसे ब्लॉक असेसमेंट और अनडिस्क्लोज इनकम वाले जो प्रोविजन है उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करी गई है, बट हमको पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो इसीलिए जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं वो भी क्या करें, इसको पूरे को प्रोविज़न को पढ़े ताकि उनको ये क्लियर हो पाए। और अगर आप बीच में से सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ेंगे ना इस टॉपिक के, तो आपको ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि अमेंडमेंट कहाँ कैसे क्या हुआ है। तो इसलिए पूरा पढ़ना इसको ज़रूरी है। तो आइए पूरा पढ़ते हैं। इसके बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन का अमेंडमेंट आने वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। टीपी के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग में हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसको भी ध्यान देना है आपको। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है। 143 सबसेक्शन 1, the assessing officer may also make adjustment to address inconsistency in return in relation to information in the return or any preceding previous year as may be prescribed। देखिए क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होती है, जब रिटर्न प्रोसेस होता है, तो हमने देखा प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के दौरान कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां ठीक करी जा सकती है। अर्थमेटिकल एरर, कोई आपने डिडक्शन जो है वो गलत ले लिया है, टोटलिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ अमेंट चेंजेस जो है वो ठीक करे जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। इसमें ये बोल रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के दौरान
अब असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, जैसे मान लो आपने 1 साल का रिटर्न भरा, फिर दूसरे साल का रिटर्न भरा, और तीसरे साल की आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और अब क्या है कि आपके ये जो थर्ड ईयर का रिटर्न है ना, उसमें और पिछले 2 सालों के जो आपने रिटर्न भरे उनके बीच में इनकंसिस्टेंसी है। तो ये बोल रहा है कि ये इनकंसिस्टेंसी को भी ठीक कर सकता है एओ। अब ये इनकंसिस्टेंसी का कितना फायदा एक्चुअल लाइफ में एओ उठाते हैं वो भी देखने की बात होगी, कि मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है आपके रिटर्न में। पहले आप कुछ और कर रहे थे, पहले आप ये एक्सपेंस करते थे, अब अचानक से आप का ये 50,000 का एक्सपेंस 50 लाख कर दिया आपने, तो ये इनकंसिस्टेंसी कैसे आई? 5 लाख का एक्सपेंस 20 लाख हो गया। तो ये ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी, आप पहले पीजीबीपी इनकम करते थे, अब आप पीजीबीपी इनकम दिखा ही नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो इनकंसिस्टेंसी, तो एओ उसको जो है करेक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है, या अपने संज्ञान में, अपनी नॉलेज में ले सकता है, और देन आगे प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट डेट एंड एंड डेट ऑफ द पीरियड स्टेड बाय द कोर्ट फॉर कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड। देखिए ये अमेंडमेंट कई जगह आगे भी इफेक्ट डालेगा, तो अभी ही इसको क्लियर कर ले, क्योंकि जगह जगह आगे ये आने वाला है। तो ये देखिए क्या होता है, एक बेसिक सा पार्ट हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो और बीच में अगर केस आपका कोर्ट में चला गया, तो उस वजह से जितना भी आपका टाइम खराब होता है ना, उतना टाइम असेसमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक्स्ट्रा टाइम कितना मिले, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन कैसे हो, वो एक्स्ट्रा टाइम की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और एंडिंग कहाँ करेंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है यहाँ पर, वो देखना है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, इन सेक्शंस के अंदर जो भी टाइम लिमिट्स दे रखी है, चाहे सर्च सीजर की हो, रिवीजन की हो, और 68B की हो, ये मतलब सारे सेक्शंस के अंदर जो है असेसमेंट होता है, उसकी टाइम लिमिट है। अब वो बोल रहा है कि भाई कोर्ट में गया केस तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये बोल रहा है शुरुआत कहाँ से करोगे, डेट ऑन विच स्टे वॉज ग्रांटेड, तो मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टे डेट से, मतलब कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, वो टाइम निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम की जो गिनेंगे ना, काउंटिंग करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, जिस दिन स्टे लगा वहाँ से। एंड कहाँ करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर वेकेटिंग द स्टे वॉज रिसीव्ड बाय जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, और जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय कमिश्नर, रिसीव्ड वर्ड बोला है, मतलब इशू करने की डेट नहीं, जिस दिन कमिश्नर को रिसीव होगा वो डेट, इतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। और क्या होता है 144B है, ये गार से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, कमिश्नर के पास ना जाके एक अप्रूविंग पैनल होता है, हम गार में पढ़ते हैं, उसके पास में जाता है ये अप्रूवल के लिए। तो ये जो 144B है यहाँ पर भी है ना, कमिश्नर अप्रूविंग पैनल के पास में भेजता है केस को। वो बोल रहे हैं कि भाई इसके केस में कमिश्नर की जगह किसके पास में जाएगा, अप्रूविंग पैनल। तो ये जो भी अपने असेसमेंट है, चाहे सर्च सीजर के असेसमेंट हो, रिवीजन ऑर्डर्स हो, इनमें जो भी स्टे का टाइम है, मतलब जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग में टाइम लगता है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। अब वो एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन कैसे करे, उसको क्लियर कर दिया। बोला एक्स्ट्रा टाइम की स्टार्टिंग होगी स्टे की डेट से, और एंड कहाँ होगा, जिस दिन उस ऑर्डर की, स्टे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी कमिश्नर को मिल जाए, उस दिन एंड हो जाएगा। तो ये बात थी। अब यहाँ से अपना अलग नया सेक्शन चालू हो रहा है 158BA। ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड बात करता है, लेकिन आपको इसके साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए ब्लॉक असेसमेंट क्या होता है। तो अब हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, सर्च सीजर के अंदर ऐसे एक एक साल का असेसमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लॉक असेसमेंट होता है। मतलब जो इस प्रीवियस ईयर में आप केस ओपन करोगे उससे 6 साल पहले का भी असेसमेंट जो है किया जाता है, उसको हम ब्लॉक असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें मेनली आपकी अनडिस्क्लोज इनकम, क्योंकि डिस्क्लोज इनकम का थोड़ी ना कभी सर्च सीजर होता है, तो होता ही क्या है, अनडिस्क्लोज इनकम का सर्च सीजर असेसमेंट होता है। अब जगह जगह क्या था, कई जगह पर वर्ड यूज करा हुआ था टोटल इनकम। पहले तो जहां जहां टोटल इनकम वर्ड था ना, उसको हटा के अनडिस्क्लोज इनकम किया गया। ऐसा क्यों किया गया भाई, टोटल इनकम में तो डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज दोनों ही आती है। अब जो असेसी ने खुद ने डिस्क्लोज कर दी है भाई,
उसको क्यों असेस कर रहे हो? वो तो नहीं करोगे ना। आप जो भी टैक्स लगाओगे, एक्स्ट्रा टैक्स लोगे, वो अनडिस्क्लोज पे ही तो लोगे। तो ये छोटे मोटे वर्डिंग्स को चेंज किया गया एक तो, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए जो चेंज हुआ है ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम की डेफिनेशन में चेंज हुआ है। अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन में मनी, बुलियन, ज्वेलरी ये तो आते थे। अब ये दिस इज द न्यू थिंग, वर्चुअल डिजिटल असेट भी आ गई है। मतलब कोई क्रिप्टो करेंसीज वगैरह है जो आपने नहीं बता रखी है, तो ये भी अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट होगी, ये भी अनडिस्क्लोज में काउंट करी जाएगी। तो वर्चुअल डिजिटल असेट भी अगर आपने नहीं बताया, आपके पास में बिटकॉइंस है आपने नहीं बताए हैं, तो वो अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट माने जाएगी। अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स की रेट क्या लगेगी सर? टैक्स की रेट लगेगी 60% अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर। बड़ी नॉर्मल सी बात है, एमसीक्यू आ सकता है, रखना अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स की रेट क्या होती है इससे रिलेटेड। और इसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी अलग से लगते हैं। अगर आपको पता हो तो 15% का फिक्स सरचार्ज लगता है। तो 60 पे 15% लगाते हैं ना, तो 75 हो जाता है वो, ठीक है। 25% का सरचार्ज लगता है, तो टैक्स रेट जो है वो 60% है। सरचार्ज 25% लगता है, 60 का 25% करोगे तो 15 आएगा। 75% आता है, फिर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो कि 3% बनता है। 75 का 4%, तो इफेक्टिव रेट तो इसकी 78% होती है जो अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स लगता है। लेकिन नॉर्मल 60% है, इस पर सरचार्ज वगैरह सब कुछ अलग से लगेगा। तो ये तो बात हो गई, पहला अमेंडमेंट ये वर्चुअल डिजिटल असेट इंक्लूड हो गई है, 60% कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर इसके बाद में अगला सेक्शन आता है 158BA। बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, देखो एक कोई पर्सन है, उसके पास दो दो काम है। पहले वो एक काम कर रहा था, सेम काम और आ गया उसके पास, तो वो क्या बोलेगा, भाई पिछला वाला कर लूँ फिर उसके बाद में ये भी कर लूँगा। यही बात यहाँ पे है। कोई असेसिंग ऑफिसर ने सर्च किया कहीं पे, ठीक है, सर्च और रिक्विजिशन, और उसके बाद में एक और सर्च और रिक्विजिशन हो गया। तो मतलब पहले एक तो था ही सर्च एंड रिक्विजिशन, दूसरा सर्च एंड रिक्विजिशन और हो गया। तो उसको बोला है कि भाई पहले आप पिछले वाले को कंप्लीट करो, फर्स्ट वाले को, फिर दूसरे वाले को कंप्लीट करना है। इतनी सी बात है। और यहाँ पे लिखा था ना, चैप्टर इज पेंडिंग रिक्वायर्ड टू बी मेड। पेंडिंग को हटा के रिक्वायर्ड टू बी मेड कर दिया गया। मतलब पहले तुमको यही करना है, दूसरे में हाथ मत डालो, पहले पहला काम करो फिर दूसरा काम करो। अब जब आप ये पहले को कंप्लीट करोगे, टाइम लग गया आपको, इसके बाद में दूसरा करोगे। अब पहला कंप्लीट होते होते आपने बोला सर दूसरे को करने के लिए तो 1 महीना रहा, मुझसे तो नहीं होगा 1 महीने में। तो बोला नहीं, अगर आपके पास में कम टाइम बचा है तो एटलीस्ट अगर आपके पास में 3 महीने से कम बचे हैं, तो पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्लियर सर्च वॉज कंप्लीटेड। ये जो पहले वाला सर्च है ना, जब भी आप इसको कंप्लीट करोगे, लेट से कि आपने कंप्लीट करा इसको 15 अक्टूबर 26 को, तो अक्टूबर तो गिनेंगे ही नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे वाले को कंप्लीट करने के लिए यदि 3 महीने से कम का समय है, तो एटलीस्ट 3 महीने तो मिलेंगे मिलेंगे। और वो 3 months कहाँ से काउंट होंगे? जिस मंथ में असेसमेंट हुआ था उस मंथ को तो एंड कर दो, उसको काउंट ही नहीं करना। उसके बाद में 3 months आपको जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है इफेक्ट ऑफ अपील और अदर लीगल प्रोसीडिंग। If any proceeding initiated under this chapter or order of assessment reassessment made has been annulled in appeal or other legal proceeding, then the assessment or reassessment or recomputation or reference or order relating to assessment year which has been abated above shall revive with the effect from the date of receipt of the order of such annulment by the principal commissioner or commissioner। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर किसी का भी सर्च होता है, ठीक है, सर्च होता है तो सारी अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो रोक दी जाती। अब क्या हुआ कि कोई पर्सन असेसी अपील में चला गया, क्या बोल रहा है, इनिशिएटेड अंडर दिस चैप्टर और एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट मेड हैज बीन एन्यूल्ड इन अपील और अदर लीगल प्रोसीडिंग, then the assessment, reassessment or recomputation or reference or order relating to any assessment year which has been abated above shall revive with effect from the date of receipt of the order of such annulment by principal commissioner or commissioner. However, such revival shall cease to have effect if such order of annulment is set
असाइड। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई पार्टी सर्च में चली गई और उसकी सर्च के लिए अपील में चला गया और सर्च कैंसिल हो गया। सर्च कैंसिल हो गया तो जो उसके रेगुलर असेसमेंट रीअसेसमेंट की प्रोसेस चल रही थी ना, वो रिवाइव हो जाएगी, वो वापस से चलने लगेगी। ठीक है, लेकिन बाद में मान लो कि यही वापस से हो गया, उल्टा हो गया काम, मतलब वापस से सर्च चालू हो गया। ठीक है, ये जो एनुअलमेंट ऑर्डर था ये कैंसिल होके वापस से रिवाइव हो गया आपका कि भाई सर्च होगा, तो फिर वापस से रुक जाएगा। तो सर्च चालू हुआ तो रुक जाएगा, सर्च बंद हुआ तो असेसमेंट रीअसेसमेंट फिर चालू हो जाएगा। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, द असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब यहां पर चेंज करके क्या कर दिया, असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन और रेफरेंस और ऑर्डर रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट ईयर। तो देखोगे तो असेसमेंट और रीअसेसमेंट ही था पहले वर्ड, और असेसमेंट रीअसेसमेंट के साथ में अब और क्या क्या ऐड कर दिया, रिकम्प्यूटेशन इनकम को वापस कहीं पे रेफरेंस करा है, भाई टीपीओ को रेफरेंस देते हैं, कमिश्नर को रेफरेंस किया था, और ऑर्डर। ठीक है, वो रिवाइव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता था, पहले सिर्फ आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट रिवाइव होता था, आपका सर्च हुआ, सर्च का ऑर्डर कैंसिल हुआ तो असेसमेंट रीअसेसमेंट रिवाइव हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन रेफरेंस ऑर्डर सब रिवाइव हो जाएंगे, पूरे तरीके से जिंदा हो जाएगा भाई सब कुछ, ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आधा जिंदा होगा, पूरा जिंदा होगा, सब कुछ रिवाइव हो जाएगा और उसका असेसमेंट हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। बस ओवरऑल मिला करके ये है कि भाई अगर वो सर्च हो गया तो बाकी कैंसिल, और सर्च को कैंसिल करा तो बाकी वापस चालू, ये कहना चाह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी अभी हमने पढ़ा कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर 60% टैक्स लगेगा। अब ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकलेगी कैसे, कैलकुलेट कैसे होगी, इस पर बात करते हैं। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम में देखिए क्या क्या लेना है आपको, ऐसी इनकम जो एसईसी ने खुद रिटर्न में डिस्क्लोज कर दी है, पहली इनकम तो ये लेनी, और दूसरी इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन करी है। तो इसका मीन्स हो गया कि असेसी ने जो डिस्क्लोज करी है वो इनकम लेनी है, प्लस एओ ने असेसिंग ऑफिसर ने जो इनकम निकाली है वो भी लेनी है। ये दोनों तो आपको काउंट करना ही करना है। अब इसके अंदर कुछ इनकम्स नहीं आएगी वो समझना है, क्या नहीं आएगा, व्हाट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, ये हमें देखना है। अच्छा, हेडर में यहाँ पे सीएमए इंटर लिखा हुआ है, फाइल में एडिटिंग की कुछ मिस्टेक है। आपको जो नोट्स मिले होंगे उसमें ऑब्वियसली फाइनल लिखा हुआ होगा, तो ये ना सोचे कि सर ये इंटर के नोट्स है, ये फाइनल के नोट्स है। अब टोटल 4 ऐसी इनकम है जो कि अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनती है। देखिए पहली इनकम, टोटल इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1). ठीक है, रेगुलर इंटीमेशन जो आती है, 143 स्क्रूटनी असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट, ये रीअसेसमेंट हो गए आपके, और सर्च एंड सीजर हो गया, थर्ड पर्सन का सर्च एंड सीजर हो गया, सेटलमेंट कमीशन। मतलब इन वजहों से अगर आपकी इनकम निकली हुई है कि आपकी मान लो असेसमेंट हुआ था उसमें इनकम पता चल गई, 5 लाख की इनकम, आपका मान लो एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया और उसमें आपकी 5 लाख की इनकम कैलकुलेट कर दी, तो ये फिर अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। या फिर आपके सर्च हुआ था उसमें कोई इनकम निकली थी पहले, वो आपका अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। मतलब ऐसी इनकम जो पहले से पता है, किसी और कार्रवाई में आई थी बट पता जरूर है कि ये इनकम है। या फिर ऐसी इनकम जो कि आपने डिक्लेयर करी थी खुद ऑन टाइम रिटर्न भरते टाइम, या फिर आपके पास में रिटर्न भरने का नोटिस आया था कि रिटर्न भरो, आपने भरा नहीं है, और उस रिटर्न के जवाब में आपने नोटिस भरा था। ठीक है, और उसमें आपने आपकी इनकम दिखा दी थी, तो जो इनकम असेसमेंट में पता चल गई वो नहीं आएगी अनडिस्क्लोज में। जो आपने खुद के रिटर्न में या फिर रिटर्न भरने का नोटिस आया था उसके अंदर डिक्लेयर कर दी, वो इनकम भी आपके अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। सी पॉइंट में मल्टीपल पॉइंट्स है, इसको ध्यान से समझिए। अ प्रीवियस ईयर वेयर सच प्रीवियस ईयर हैज एंडेड and the due date of furnishing the return for such year has not expired prior to the date of intimation of the search or the date of requisition on the basis of entries relating to such income or transaction as recorded in the books of accounts and other document maintained in the normal course before the date of intimation of search or the date of requisition। इसका मतलब क्या, देखो समझो,
प्रीवियस ईयर 25-26 है, ठीक है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, 25-26 का रिटर्न ये कब तक भर सकती है? 31 अक्टूबर 26, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ऐसे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है जो खुद तो खत्म हो गया है, बट उसके केस में रिटर्न भरने की ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है, एंड द ड्यू डेट फर्निशिंग द रिटर्न फॉर सच ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ रिक्विजिशन on the basis of entries relating to such income or transaction recorded books of accounts and other document maintained in the normal course। इस ईयर से रिलेटेड आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होंगे, उसके बेसिस पे जो आपकी इनकम निकल रही है ना, वो अनडिस्क्लोज इनकम नहीं है। मतलब ऐसा प्रीवियस ईयर जो खत्म तो हो गया है, बट उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है। कल को लोग आकर के कह सकते हैं ना, असेसिंग ऑफिसर बोल सकता है कि तुम्हारा तो प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, तुमने ये इनकम बताई नहीं, तो हम तो अनडिस्क्लोज मानेंगे। इन प्रोविजन क्या बोल रहा है, कोई ईयर खत्म हो गया बट उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक नहीं गई है अभी तक, क्या पता एसएससी अपने रिटर्न में दिखा देता उसको। तो इसलिए बोला गया कि प्रीवियस ईयर खत्म हो गया बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट खत्म नहीं हुई, तो जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे जो भी इनकम बन रही है ना, वो इनकम आपकी अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जैसे मान लो आपका 2026-27 में ब्लॉक असेसमेंट हुआ। ब्लॉक असेसमेंट जब होता है तो 6 साल तो लेते ही लेते हैं, और जिस साल में हुआ, जैसे मान लो आपका 1 अप्रैल 26 को ईयर चालू हुआ था और 30 सितंबर 26 को आपका ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, तो जो अभी तक का ईयर है, मतलब 30 सितंबर को हो रहा है, तो ये जो साल का पीरियड है ना, 1 अप्रैल 26 से लेके 30 सितंबर, ये भी ब्लॉक का पार्ट बनता है आपका, ठीक है। आपने ये पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बता दूं। ब्लॉक असेसमेंट में 6 साल तो लेते ही है, और जिस साल असेसमेंट हो रहा है उस साल में भी जो टाइम गुजर चुका है ना, वो भी ब्लॉक का पार्ट बनता है। ये यूं बोल रहा है कि इस समय का कोई भी इनकम है जिसके आपके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट है, तो वो इनकम भी अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट बोल रहा है, जिस दिन सर्च की इंटीमेशन आई कि तुम्हारा सर्च होगा, सर्च और रिक्विजिशन की, और जिस दिन फाइनल ऑथराइजेशन मिला कि हाँ भाई सर्च और ऑथराइजेशन होगा आपसे, उस टाइम पीरियड की इनकम भी जो है वो इंक्लूड नहीं होगी अनडिस्क्लोज इनकम में। तो देखो क्या बोल रहा है, जिसका साल ऑलरेडी खत्म हो गया है तो, और लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं गई है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट से जो भी इनकम बनती है वो ले ली जाएगी। इस साल, जिस साल सर ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, उस साल की भी जो इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट से मिलती है वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। और जिस दिन सर्च का परमिशन मिली और जिस दिन फाइनल एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया, तब तक भी आपका जो इनकम है वो अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन है कि एनी पार्ट ऑफ इनकम इज कंप्यूटेड बाय द एसएससी अंडर क्लोज अनडिस्क्लोज ही मे कंप्यूट सच इनकम। असेसिंग ऑफिसर को शक है, लगता है कि यार नहीं नहीं ये तो अनडिस्क्लोज इनकम है, तो फिर वो उसको छूट है, वो मान भी सकता है, रिकम्प्यूट कर सकता है उस इनकम को। लास्ट पॉइंट जो अनडिस्क्लोज इनकम में नहीं आएगा, 115A सबसेक्शन 5, 115G, ये नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड इनकम है। एनआर टैक्सेशन के अंदर हम पढ़ते हैं ये वाली इनकम, तो नॉन रेजिडेंट की इनकम्स यहाँ पर नहीं आएगी इस साल की, और उनको बाहर कर दिया गया है। और ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है कुछ, ठीक है, 75 ईयर्स और कुछ कंडीशन से पूरी करनी पड़ती, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इनकी भी इनकम नहीं आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं नॉन रेजिडेंट की कुछ स्पेसिफिक इनकम्स और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कुछ इनकम भी आपकी जो है अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो अनडिस्क्लोज इनकम में जो असेसी ने बताई, जो एओ ने निकाली, वो सब आएगी, लेकिन ये नहीं आएगी असेसमेंट में निकाली हुई इनकम, रिटर्न भरने पर जो बता दी वो वाली इनकम। फिर इसके बाद में और क्या क्या नहीं आएगी, प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं आएगी, जिस प्रीवियस ईयर का अभी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं गई है वो इनकम भी। इस साल, जिस साल आपका ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, उस साल जितना टाइम गुजर चुका है वो वाली इनकम भी नहीं आएगी, हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट से प्रूफ होना चाहिए। जिस दिन आपने सर्च इनिशिएट करने का ऑर्डर आया, वहाँ से लेके फाइनल ऑथराइजेशन के बीच की जो इनकम है वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट से अगर लग रहा है, पता चल रहा है, तो वो भी नहीं आएगी। और नॉन रेजिडेंट की कुछ स्पेसिफाइड इनकम और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की इनकम्स भी नहीं आएगी।
The undisclosed income falling within the block period shall be computed in accordance with the provision of this act on the basis of evidence found as a result of search or survey or requisition of books of accounts other document material available. मतलब ऑब्वियस सी बात है. देखिए पहले क्या था, अनडिस्क्लोज इनकम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, अब वो हटा दिया, अब ओनली अनडिस्क्लोज इनकम रखा है. और अनडिस्क्लोज इनकम तो कैसे निकालोगे, जो डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड आपको मिले हैं उसके बेसिस पे निकलती है, तो वो तो कोई नई बात है ही नहीं. बस ये बात है कि पहले टोटल इनकम था वो हटा दिया और अब ओनली वर्ड क्या रख दिया है, अनडिस्क्लोज इनकम रख दिया है. फिर इसके अलावा बोल रहा है अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन pertaining to the period beginning from the 1st April of the previous year in which last of the authorization was executed and ending with the date on which last of authorization executed. Such income shall not be considered for the purpose of determining total undisclosed income of the block period and such income shall be considered in the assessment made under the provision of this. मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि भाई कोई प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसके 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन आपका सर्च ऑथराइजेशन फाइनल ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर आ जाता है एग्जीक्यूशन का, उस टाइम तक के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की इनकम अनडिस्क्लोज इनकम में नहीं आएगी. इसको सिंप्लीफाई कर देते, देखो जिस भी प्रीवियस ईयर में आपका सर्च का जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक की जो भी इनकम से इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली, इंटरनेशनल टैक्सेशन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वाली इनकम, वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम का पार्ट नहीं बनेगी. मतलब वो डिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी और रेगुलर असेसमेंट उस पर किया जाएगा. टैक्स जो है कैसे लगेगा ये हम देख ही चुके हैं, 60% टैक्स लगेगा. अब ये जो है ओमिट कर दिया गया है. ये क्या बोलता था कि अगर आपके सर्च के अंदर ब्लॉक असेसमेंट में अगर लॉस आ गया है तो लॉस को इग्नोर कर देते थे, मतलब सिर्फ इनकम लेते थे, लॉस का कुछ नहीं करते थे. अब इसको डिलीट कर दिया. इसका मतलब अगर आपके ब्लॉक असेसमेंट वगैरह में लॉस भी आता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा और उसको भी सेट ऑफ किया जा सकता है. तो पहले ये एसएससी को मान लीजिए नुकसान होता था, अब एसएससी के लिए बेनिफिट है इस चीज़ का हट जाना. मतलब अगर इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले सिर्फ पॉजिटिव इनकम को लेते थे, नेगेटिव को लेते ही नहीं थे, बट अब इसके बाद में इनकम पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है. ये भी डिलीट हो चुका. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब इसी में अपना अगला टॉपिक है प्रोसीजर फ्लॉग फॉर ब्लॉक असेसमेंट. ब्लॉक असेसमेंट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कब होता है, ये तो हमने जान ही लिया. अनडिस्क्लोज इनकम वगैरह मिलती है, शक होता है तो ब्लॉक असेसमेंट हो जाता है. अब देखिए आगे क्या बातें बोली गई है, आगे क्या चीज़ें बोली गई. वैसे तो छोटे छोटे अमेंडमेंट आए. अगर इस प्रोसीजर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर टोटल इनकम था तो वहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम हो गया है. देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई सर्च इनिशिएट हुआ है 132 में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं 132A में, इन केस ऑफ एनी पर्सन, देन तो असेसिंग ऑफिसर शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्च इनिशिएटेड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट और असेट रिक्वेशन issue a notice to such person requiring him to furnish within such period not exceeding a period of 60 days as may be specified in the notice, written in the form and verified in the manner as may be prescribed, setting forth his total income including the undisclosed income for the block period. होता क्या है, जब भी सर्च होता है तो असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा. किस बात का नोटिस इशू करेगा भाई, कि ऐसा ऐसा हमको पता चला है, आपकी इनकम हमको मिली है जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, आपको अपना रिटर्न भरना है वापस से, आपको ये सारी डिटेल प्रस्तुत करनी है. उसके लिए मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ का वो टाइम देगा, कम भी दे सकता है. अगर उसने 15 दिन लिखा है तो फिर 15 दिन में जो है ये काम करना होगा विद इन 15 डेज़. ये बात बोल रहा है. अब उसको पहले एसएससी को यहाँ पे लिखा हुआ था टोटल इनकम बतानी होगी इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज इनकम, तो वो टोटल इनकम वर्ड हटा दिया. अब उसे ब्लॉक पीरियड की क्या बतानी है, ओनली अनडिस्क्लोज इनकम ही बतानी है. और ये बातें तो नॉर्मल है, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है. ये इशू करने से पहले वो अप्रूवल लेगा एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर की. ये जो रिटर्न आप भरेंगे ये ऐसे माना जाएगा जैसे आपने 139 का ऑन टाइम रिटर्न भरा है, ठीक है. इसके बाद में 143 सबसेक्शन 2 स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया जाएगा. यहाँ पे इंटीमेशन वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ये सब पुरानी बातें, नया कुछ नहीं है. अगर आपको जो भी टाइम दिया, लेट से आपको 30 डेज़ का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, आप उसके बाद में रिटर्न भर रहे हो इस सेक्शन का, तो फिर इसके लिए बोला गया है कि आपका 139 का रिटर्न नहीं माना जाएगा. 139 का रिटर्न ना मानने से बहुत सारे इंटरेस्ट पेनल्टीज आ जाएंगे.
148 में कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाला। जिसने भी इस सेक्शन में रिटर्न फर्निश किया है वो रिवाइज रिटर्न नहीं भर पाएगा। ये सारी पुरानी बातें, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर अमेंडमेंट की बात करूँ तो टोटल इनकम की जगह अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो गया है, दैट्स इट, और कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। यहाँ देखिए, दिस इज द न्यू थिंग, एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज अलाउड। इसका मतलब क्या है, ये असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है कि रिटर्न भरो, हमें ऐसा ऐसा पता चला है, आपको रिटर्न भरना, रिटर्न के लिए टाइम कितना है, 60 डेज। ठीक है, ये 60 डेज पे 30 डेज का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में। तो नॉर्मल 60 डेज तो है ही, प्लस 30 डेज और हो सकते हैं इन सिचुएशंस में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो टाइम अलाउड फॉर फर्निशिंग ए रिटर्न अंडर दिस क्लोज मे बी एक्सटेंडेड बाय ए पीरियड ऑफ 30 डेज। इसको 30 दिन से बढ़ाया जा सकता है। कब कब, in respect of previous year immediately preceding the previous year in which search is initiated or requisition is made, the due date of furnishing the return has not expired prior to the date of intimation of such search or requisition। कोई previous year है, ठीक है, मान लीजिए 25-26, इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 26। यहाँ पर 30 सितंबर को जो है सर्च हो गई। ठीक है, 60 डेज जहाँ एक्सपायर हो रहे हैं वो तो ठीक ही है, प्लस उसमें 30 डेज और दिए जा सकते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं, अगर मैं इसको अगस्त कर देता हूँ, 31 अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे भी 2 महीने हैं, और पीछे कर देते हैं इसको, मान लो 31 जुलाई है, 31 जुलाई को सर्च हुआ, 60 डेज यहाँ से देते हैं, 60 डेज गुजर गए, बट अभी भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं गई है, अभी भी 31 अक्टूबर तक वो भर सकता था ना, तो उसे 30 दिन और दे देंगे। मतलब ऐसा केस जिसमें अभी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं गई है, जिन असेसीज की, जिस प्रीवियस ईयर के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी तक नहीं गई है, उस केस में 30 डेज और दे सकते हैं। कोई असेसी लाइबल फॉर ऑडिट है और अभी तक ऑडिट हुई नहीं क्योंकि टाइम बचा हुआ था। अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर हैव नॉट बीन ऑडिटेड ऑन द डेट ऑफ इशू, अभी तक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई है। एक तो नॉर्मल ऑडिट होनी थी, अभी तक ऑडिट नहीं हुई है, दोनों केस आ गए इसमें। या फिर असेसी राइटिंग में मांगता है रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग सच रिटर्न टू गेट सच अकाउंट्स ऑडिटेड, या फिर वो राइटिंग में बोलता है कि मुझे ऑडिट करवानी है, पहले ही करवा के लिया है, कुछ भी करे वॉट एवर, तो वो राइटिंग में लिख के देता है। तो भी तो 3 तो केस ऑडिट के ही हो गए। वो पहला केस ये है कि आपका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी तक भी नहीं गई है, तो आपको फिर और टाइम इसमें दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही सेम बात, असेसिंग ऑफिसर शेल प्रोसीड टू डिटरमाइन, पहले क्या था, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज, अब उसको हटा के क्या कर दिया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकालेगा इन द मैनर जैसा बताया गया है इन सेक्शंस के अंदर, वैसे निकालेगा। फिर अगेन इसके अंदर भी क्या किया गया है, टोटल इनकम की जगह अनडिस्क्लोज्ड इनकम कर दिया गया है। कैसे निकालेगा, जैसे बताया वैसे निकालेगा, इसमें कुछ खास बात है भी नहीं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144C शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑर्डर। अब सच सीजर वगैरह ऐसा हो गया तो रेफरेंस टू DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा जाता है, वो वाला जो केस है, वो वाली जो चीज़ है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं। Provided further that where the order of assessment or reassessment is made in pursuance of section 115BD, the block period of such assessment or reassessment shall be same as that determined in respect of the person in whose case search was made under section 132 or whose books of accounts or other document or any asset were requisitioned under section and proceeding under section were initiated due to such search or requisition as the case may be। देखिए क्या है, ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये एक पर्सन है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के यहाँ पे सर्च हुआ, ठीक है, इन परस्यूएंट द ब्लॉक पीरियड ऑफ सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट शैल बी सेम एज दैट डिटरमाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन हू केस सर्च वाज मेड। ठीक है, यहाँ पे सर्च हुआ और यहाँ पे मिस्टर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए,
ठीक है, तो होता क्या था, इसको डिलीट कर दिया, बोला अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, हम नीचे अभी देखने वाले। यही बोल रहा है एक्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल गए वाई के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहले क्या था कि भाई जो इसका असेसमेंट ब्लॉक है वही पूरा का पूरा सेम रहेगा। अभी उसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, रिकंस्ट्रक्ट रीडिज़ाइन कर दिया, जो कि नीचे आ रहा है। अभी ये तो डिलीट हो गया, बट यहाँ पर देखिए क्या है, where the assessing officer is satisfied that any undisclosed income belong to or pertain to or related to a person other than the person with respect to whom search was initiated or requisition was made, then any money, bullion, jewelry, virtual digital asset or other valuable article, things or any books of accounts or other document seized or requisition or any other material or information relating to the aforesaid undisclosed income shall be handed over to the assessing officer having jurisdiction over such other person, and that assessing officer shall proceed under section 115 BC against such other person, and the provision of this chapter shall apply accordingly। मतलब क्या है, मिस्टर एक्स के यहाँ सर्च हुआ, वहां पे मिस्टर एक्स जो है ये तो जयपुर में, मिस्टर वाई जो कि अदर पर्सन है, मिस्टर एक्स के यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल गए, असेट मिल गई, मनी, बुलियन, ज्वेलरी मिल गया, किसका, मिस्टर वाई का। अब ये मिस्टर एक्स की जगह पर जयपुर का एओ अलग है, और ये जो मिस्टर वाई है ये मुंबई में है, इसका एओ अलग है। अब ये यूँ बोल रहा है कि भाई ये जो मिस्टर एक्स के यहाँ पर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिट जो भी मिली है, जो है किसकी, मिस्टर वाई की। अब मिस्टर वाई का तो एओ दूसरा होगा, तो ये मिस्टर एक्स का जो एओ है ना, ये सारी की सारी असेट और डॉक्यूमेंट मिस्टर वाई के एओ को सबमिट करेगा, ये बोलना चाह रहा है। और फिर मिस्टर वाई का जो एओ है वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है अपना असेसमेंट करेगा। ये नॉर्मल बात है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है इस सच। ठीक है, बस वो रीडिज़ाइन कर दिया गया है। अब जाओ, अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन है रेलिवेंट टू सच अदर पर्सन, द ब्लॉक पीरियड फॉर सच अदर पर्सन शैल बी द सेम एज दैट फॉर द स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन मिस्टर एक्स, अदर पर्सन मिस्टर वाई, ये सब अदर पर्सन के लिए बात कर रहा है। मिस्टर वाई के लिए ब्लॉक पीरियड क्या रहेगा, जो मिस्टर एक्स का ब्लॉक पीरियड है। ठीक है, ये बात है। अब ध्यान से देखिएगा, ए, बी एंड सी, ये तीनों स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब इन तीनों के यहां पर क्या हुआ है, सर्च हुआ है। ठीक है, इसके यहाँ भी हुआ, इसके यहाँ भी हुआ, और इनमें क्या हुआ कि इन तीनों में कॉमन बात ये हुई कि मिस्टर राज नामक एक व्यक्ति है। ए के यहाँ पर भी मिस्टर राज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट और असेट मिल गई, बी के यहाँ भी मिल गई, सी के यहाँ भी मिल गई, मतलब एक से ज़्यादा स्पेसिफाइड पर्सन है। तो मिस्टर राज का जो ब्लॉक पीरियड है ना, वो कब खत्म होगा, जिसका सबसे एंड में खत्म हो रहा हो। मान लो इसमें सी का ब्लॉक पीरियड जो है, ए का खत्म हो रहा है 26 में, बी का हो रहा है 27 में, और सी का हो रहा है 28 में। तो इन तीनों में से, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन्स में से जिसका भी ब्लॉक सबसे लेट खत्म हो रहा है ना, ठीक है, मिस्टर राज का भी तभी खत्म होगा। मतलब लंबा पकड़ के रखने की बात है, क्योंकि भाई एक दो का तो हो गया, लेकिन लास्ट वाले का तो हुआ नहीं, तो हम मिस्टर राज को कैसे छोड़ दें जब तक सभी का नहीं हो जाता। इसलिए अगर एक से ज़्यादा पर्सन से, तो जिसका ब्लॉक पीरियड सबसे एंड में, लास्ट में एंड हो रहा है, वहीं तक मिस्टर राज का भी ब्लॉक पीरियड चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सच अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 158 BA2 BA3, the reference to the date of intimation of the search under section 132 or making of requisition under section 132A shall be constructed as reference to the date on which such money, bullion, jewelry, virtual digital asset or other valuable article or thing or any of the books of accounts or other documents seized or requisition or other material information relating to the aforesaid undisclosed income were received by the assessing officer having jurisdiction over such other person। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब भी, जैसे ये इसी की बात कर लेते, राज का ब्लॉक असेसमेंट होगा, ब्लॉक असेसमेंट होगा, तो जो इसका रेगुलर असेसमेंट अगर चल रहा होगा, वो क्या हो जाता है, अबेट, खत्म हो जाता है। क्योंकि अब पूरा ये ओपन हो गया ना, तो पूरा ही कच्चा चिट्ठा ओपन होने वाला है, तो फिर
क्या ही बात करनी, तो फिर जो है अबेट हो जाते हैं उसके अदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स एंड ऑल होती है। ठीक है, ये क्या कहना चाह अब ये कहना चाह रहे हैं कि अबेटमेंट कब से काउंट करेंगे, कब से हम उसके पुराने वाले जो मैटर्स हैं उन पे एक पॉज बटन दबाएंगे कि पुराना खत्म अब ये चालू। तो ये बोल रहे हैं जिस दिन उस राज के एओ को, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट जो भी है, इनकम वर रिसीव्ड, जिस दिन अदर एओ को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी उस दिन से उसका रेगुलर वाला असेसमेंट अबेट हो जाएगा और नया वाला असेसमेंट चालू हो जाएगा। तो वो डेट क्या होगी ये बोलना चाह रहे हैं, वो डेट होगी जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हो वो। ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट 12 मंथ्स थी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन रिक्वेशन वाज एग्जीक्यूटेड। अब वो मंथ की जगह है ना क्वार्टर कर दिया है। तो मान लो जैसे किसी भी क्वार्टर के अंदर रेफरेंस आया, ठीक है, कोई रेफरेंस आया लेट से अगस्त में, तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अब अगस्त के एंड से हम 12 महीने नहीं गिनेंगे, सितंबर के एंड से 12 महीने गिनेंगे। तो क्वार्टर को एंड करके फिर 12 मंथ्स गिने जाएंगे जो पहले मंथ को एंड करने के बाद में गिने जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर वही है, टोटल इनकम को हटा दिया है और टोटल इनकम की जगह अनडिस्क्लोज्ड इनकम आ गया है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अभी अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं एक चीज कि ये 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं फिफ्थ प्रोविजो 158 BC 1 के अंदर। कुछ केसेस थे ऑडिट वाले केसेस, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं गई है वो वाले केसेस। अगर ऐसा हुआ तो फिर एओ को असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 12 महीने की जगह 13 महीने मिलेंगे, क्योंकि एक महीना उधर ज़्यादा लगा दिया है, तो 13 मंथ्स मिलेंगे उस केस में, बस एक महीना ज़्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट फॉर द ब्लॉक पीरियड इन केस ऑफ अदर पर्सन shall be 12 months from the end of the month quarter, month तो हट गया, quarter in which notice under section 158 BC was issued in case when during, देखो आपको सिंपल सा बता देता हूँ 92 CA। ये बड़ी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि 92 CA मतलब हम इंटरनेशनल टैक्स में पढ़ते हैं रेफरेंस टू टीपीओ। अगर एओ ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं निकाल पाता तो टीपीओ को केस रेफर कर देता है। अगर केस टीपीओ को रेफर हुआ तो असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 12 मंथ्स और मिलेंगे। नॉर्मल केस में 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, अगर 30 डेज एक्स्ट्रा दिए थे तो 12 के 13 मंथ्स हो जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर टीपीओ को केस रेफर करा था तो 12 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वही सेम बात फिर बोल दी, वो 30 डेज आए थे तो वो 12 के 13 मंथ्स हो जाए। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर कोर्ट वगैरह में केस जाता है तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कौन सा किया जाएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है। अगर कोर्ट में केस गया तो कितना टाइम एक्सक्लूड करेंगे वो तो पता ही होता है, जितने टाइम हमारा टाइम वेस्ट हुआ वो टाइम वेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने पहले भी देखी थी। सॉरी, चैप्टर नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए ये सेक्शन जो आया था ये यूं बोलता था कि जो भी पुराने केसेस है 1 सितंबर 2024 से पहले के, उन पे ब्लॉक असेसमेंट वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, उन पे जो ओल्ड प्रोविजंस थे वही लगेंगे। अब ये डिलीट कर दिया। अब ये बोल रहा है अब से तो सब पे नॉर्मल हो गया है, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे किसी का आज भी असेसमेंट हुआ और पुराने केस खुल गए ना, तो वो फिर ब्लॉक असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा सब कुछ। मतलब ये जो बात थी अब ये डिलीट कर दी गई, अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया, मतलब एक ही है। अब ऐसा नहीं है कि पुराने वाले में अलग प्रोविजन फॉलो करो, इसमें अलग करो, इतनी झंझटें नहीं रखी, सिंपल कर दिया है। असेसमेंट प्रोसीजर यहाँ खत्म हो गया है। सर्च एंड सीजर का एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि असेसमेंट होने के बाद भी अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने होते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या थी, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। वो 30 डेज को बस 1 मंथ करा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सच ऑर्डर इज पास्ड। तो एक तो देखो ये रहा, क्वार्टर वर्ड ऐड कर दिए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर था उसको हटा के 1 मंथ, वो भी कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम दी
एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर एंड के बाद। ठीक है, ये हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं चेंजेस एज सच, कोई रेलिवेंसी ज़्यादा इनकी नहीं है। चलिए, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, कोई खास अमेंडमेंट नहीं, पेनल्टीज चेंज नहीं हुई है, लेकिन हुआ क्या है, ये वाली जो पेनल्टीज है 271C, सी ए वाली, डी वाली पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डी ए वाली, ये डी बी वाली, ये ई वाली, ये अब असेसिंग ऑफिसर भी इनको लगा पाएगा। इन द प्लेस ऑफ जॉइंट कमिश्नर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, असेसिंग ऑफिसर शेल टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर फॉर पासिंग ऑफ पेनल्टी ऑर्डर वेयर पेनल्टी अमाउंट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब क्या है, इन सेक्शंस में देखो, पहले ना ये सब ऐड हो गया है, एओ यहाँ पे दिख रहा है, पहले ये पेनल्टीज क्या है, जॉइंट कमिश्नर ही लगाया करता था इन सेक्शंस में जो भी। अब पेनल्टीज तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम अमेंडमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो ये पेनल्टीज पढ़ के जाए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पेनल्टीज के लिए बोल दिया कि पहले एओ लगा सकता था खुद के बिहाफ पर, अब नहीं, अब उसको पहले सिर्फ जॉइंट कमिश्नर लगाता था, सॉरी, अब एओ भी इस पेनल्टी को लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक स्पेसिफाइड लिमिट जो कि नोटिफाई करी जाएगी, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कल को बोल दिया 5 लाख से ऊपर की पेनल्टी पे, लेकिन उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी। अभी तो वो ये पेनल्टीज खुद अपने बिहाफ पर ही लगा सकता है, चार्ज कर सकता है, ये बात बोली गई है। एक्सटेंडिंग द प्रोसेसिंग पीरियड ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। 270 AA provides procedure for granting immunity by assessing officer from imposition of penalty or prosecution, subject to fulfillment of certain condition as mentioned in section 270 AA subsection 2. Provides that an application for granting immunity from imposition of penalty shall be made within 1 month from the end of the month in which a specified order has been received by SAC. Provides that assessing officer shall pass an order accepting or rejecting the application within a period of 1 month from the end of the month in which application requesting immunity is received. It has been amended so as to extend the processing period to 3 months from the end of the month in which application for immunity is received. भाई एसएससी पे पेनल्टी लगा दी, एसएससी बोल रहा है मुझे इम्यूनिटी दो, मेरे पास में पैसा नहीं है या ये पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है जा करके। वो रिक्वेस्ट तो कितने टाइम में करेगा भाई, कोई असेसमेंट ऑर्डर आया, असेसमेंट ऑर्डर आने के 1 महीने, जिस भी महीने में आया उसके एंड होने के विदिन मंथ, इसने इम्यूनिटी की एप्लीकेशन दी तो एओ को भी कितना टाइम देते थे, जिस महीने में एप्लीकेशन आई उसके एंड होने के विदिन 1 मंथ। ये जो 1 मंथ है ना, ये वाला, ये 1 मंथ जो है ये हो गया 3 मंथ। तो ये जो तुम 1 मंथ देख रहे हो ना, यहाँ 3 मंथ हो गया, मतलब एओ को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, एसएससी को नहीं दिया है। एओ को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 3 मंथ्स दे दिए एओ को। नेक्स्ट, बार ऑफ लिमिटेशन फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, सेक्शन 270। No order imposing a penalty under this chapter shall be passed after the expiry of 6 months from the end of quarter in which, ये बोल रहा है कि 6 महीने के बाद आप इस चैप्टर में जो भी पेनल्टीज है ना वो नहीं लगा पाओगे। 6 महीने कहाँ से काउंट किए जाएंगे, कौन से केस है उसको समझते हैं। देखिए पहला केस देखो क्या है, प्रोसेसिंग इन द कोर्स of which action for imposition of penalty has been initiated or completed in the relevant assessment or other order is not subject to matter of an appeal under section 246, 246A, 253। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर यह है कि आपने, मतलब एओ ने, इनकम टैक्स वालों ने अपना असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, तो अब उनको पेनल्टी ऑर्डर पास करना है 6 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ्स कहाँ से गिनेंगे, जिस भी क्वार्टर में असेसमेंट हुआ, मतलब क्वार्टरली गिनेंगे। अब से क्वार्टर को एंड करो, वहाँ से 6 महीने ऐड करो, ठीक है। वहाँ से 6 महीनों के अंदर अंदर आपको पेनल्टी ऑर्डर पास करना है, यदि असेसी ने किसी भी, ना आईटीएटी में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में जाने का डिसीजन लिया है। तो अगर 6 महीने गुजर गए, आपने ऑर्डर पास नहीं करा, अब पेनल्टी नहीं लगा पाओगे।
इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है इनकम टैक्स वालों का, वो पेनल्टी नहीं लगा पा रहे। नेक्स्ट, रिवीजन ऑर्डर आया था और 6 महीने गुजर चुके हैं, आपने पेनल्टी नहीं लगाई, आपका नुकसान हो गया। ऑर्डर ऑफ अपील अंडर सेक्शन 246A is received by jurisdictional principal commissioner or commissioner if the relevant assessment or other order is subject matter on appeal under the said section and no further appeal has been filed under section 253। अपील का ऑर्डर आ गया था भाई, ITAT वगैरह ये, ठीक है, और डिसाइड किया असेसी ने डिसाइड किया कि वो फर्दर अपील में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए क्या है 246 एंड 246A, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास में कोई अपील हुई थी, ठीक है, उसका डिसीजन आ गया और असेसी ने डिसाइड करा कि मैं 253 मतलब ITAT में नहीं जाऊंगा, ITAT में जाने से वो मना कर रहा है, तो फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर पेनल्टी ऑर्डर पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 253 is levied by the jurisdictional principal commissioner or commissioner. The relevant assessment or other orders is the subject matter of appeal under the said section। अब देखिए ये क्या है, ऑर्डर ऑफ अपील अंडर सेक्शन 253 मतलब ITAT के पास में अपील हुई थी, उसका ऑर्डर आ गया, रिसीव्ड बाय जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर के पास में उस ऑर्डर की कॉपी भी आ चुकी है, जो वो ऑर्डर था उसकी। अब हुआ क्या, और कब, इफ द रेलिवेंट असेसमेंट और अदर ऑर्डर इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील अंडर दी सैड सेक्शन, मतलब सिंपल सी बात है, ITAT की अपील थी, अपील का डिसीजन आ चुका है, 6 महीने में पेनल्टी ऑर्डर पास करो, ठीक है। और या फिर नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी आ गया, कहीं से नोटिस आ गया पेनल्टी लगानी, लेकिन लगा ही नहीं रहे, ऑर्डर ही पास नहीं कर रहे, तो वो केस भी इसका हो सकता है। देखो एक बार वापस से देखते हैं, बार ऑफ लिमिटेशन मतलब आप लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर, क्वार्टर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर पेनल्टी लगाने का ऑर्डर पास करना है, नहीं कर पाए तो तुम्हारा नुकसान है, मतलब डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, कोई असेसमेंट कंप्लीट हो गया और उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं करी गई है, रिवीजन ऑर्डर आया 263 264 में, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी कोई अपील है नहीं, रिवीजन वगैरह है नहीं, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर अपील्स ने, ठीक है, अपना जो अपील का ऑर्डर है वो पास करा, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपको अपील करनी हो तो पहले तो क्या हम CIT अपील्स के पास में ही जाते थे, ठीक है, अब क्या हो गया, जॉइंट JCIT अपील्स और बन गया, तो मतलब JCIT अपील्स ने ऑर्डर पास करा हो या CIT अपील्स ने ऑर्डर पास करा हो और उसके अगेंस्ट में असेसी आगे कहीं नहीं जा रहा, तो जो भी पेनल्टी वो लगाओ ख़त्म करो, ITAT में नहीं जा रहा। और अगर ITAT का ऑर्डर आ गया है, कमिश्नर को मिल गया है, तो उसको फिर पेनल्टी का ऑर्डर पास करना चाहिए, या फिर कहीं और से जो है पेनल्टी लगाने का नोटिस इशू हो चुका है, तो फिर आपको फाइनल पेनल्टी लगानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। एक तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी गई है अगर असेसी को, तो वो टाइम हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो टाइम लेगा, जो मान लो उसको बोला कि तुमको 1 महीना दिया जाता है अपनी सफाई दो, तो फिर वो 1 महीना काउंट नहीं होगा। पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट ऑन विच स्टे ऑन प्रोसीडिंग फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी वॉज ग्रांटेड बाय ऑर्डर और इंजंक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड एंडिंग ऑन द डेट विच सर्टिफाई कॉपी ऑफ ऑर्डर वेकेटिंग द स्टे वॉज रिसीव। अब स्टे लग गया था पेनल्टी पे, स्टे लग गया 8 महीने का, ठीक है, तो जिस दिन स्टे लगने का ऑर्डर आया, जब तक वो वापस से हट नहीं जाता वो वाला टाइम, मतलब कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो स्टे लग जाता है, स्टे का टाइम पीरियड भी इसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा, ये कहना चाह रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन 275 सबसेक्शन 2 के। ये कहना चाह रहा है ये जो पेनल्टी ऑर्डर है ना ऊपर, इसको रिवाइज करा जा सकता है। देखो, ऑर्डर इम्पोजिंग और एनहांसिंग और रिड्यूसिंग और कैंसलिंग पेनल्टी, लगाना, बढ़ाना, घटाना या कैंसिल करना या ड्रॉप ही कर देना फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी मे बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट as revised by giving effect to the order passed under section 246, 246A, 253 मतलब JCIT अपील, CIT अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और या फिर रिवीजन ऑर्डर वेयर द रिलेवेंट असेसमेंट और अदर ऑर्डर इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिवीजन अंडर दिस सेक्शन। मतलब कहीं पर केस गया था, मतलब अपील में गया था, अपील में कम ज़्यादा कैंसिल जो भी किया गया हो, फिर वो रिवीजन ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली पास किया जा सकता है, ठीक है। ये बात ऊपर ही आ चुकी है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना है क्वार्टर एंड से।
नेक्स्ट बोल रहा है एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर डिले पेमेंट ऑफ टीसीएस इन सर्टेन केसेस। 276 डबल बी सेक्शन में क्या छोटा सा चेंज है, फेलियर टू पे द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 206C। नो प्रोसिक्यूशन इफ पेमेंट ऑफ टीसीएस हैज बीन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस स्टेटमेंट। मतलब क्या है, देखिए टीडीएस तो पेमेंट करने वाला काटता है, टीसीएस जो पेमेंट ले रहा है वो ऊपर से और पैसा लेता है। जैसे आप कार खरीदने जाओगे तो डीलर 10 लाख से ऊपर की कार है तो आपसे और पैसा लेगा 1%। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो भी अगर पैसा वैसा जमा नहीं कराया टीसीएस का तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन वगैरह हो सकता है। 3 साल 3 महीने से लेके 7 साल तक की उसको जेल होती है विथ फाइन। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, फाइन तो लगेगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर आप क्या कर देते हैं, टीसीएस हैज बीन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस स्टेटमेंट। टीसीएस स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट है उससे पहले आप जमा करा दे, कुछ काम का ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो असेट, ये ज़्यादा कोई रेलिवेंट प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं बस, बाकी अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा ज़्यादा काम की बात नहीं है आपके लिए। अब ये तो क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास में जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये बोल रहा है। अब कैसे क्या देनी पड़ेगी वो भी नहीं है। इन ए स्टेटमेंट फॉर सच पीरियड विद इन सच टाइम सच मैनर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब करे, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट डिफेक्टिव लगता है तो उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर फर्निश करना था लेकिन फर्निश ही नहीं करा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में तो नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच गिवन टाइम पीरियड एंड ही शैल फर्निश। अगर उसको फर्निश करना था नहीं करा तो नोटिस इशू करेंगे और फिर बोलेंगे अब कर दो फर्निश। If any person having furnished a statement or in pursuance of notice issue comes to know or discover any inaccuracy in the information provided, he shall within a given period inform the income tax authority in the inaccuracy in such statement and furnish correct। खुद को ही तुमको पता चल जाता है फर्निश करने के बाद कि यार मैंने तो गलत दे दिया कुछ, तो वो इन्फॉर्म करके उसको ठीक कर सकता है। रूल्स वगैरह बना सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अभी कोई ज़्यादा रूल्स नहीं बनाए, मतलब ये ओवरऑल कोई काम का नहीं है। वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये अपने फील्ड की भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल असेट में जो है क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आती है तो उसके अंदर क्या बोल रहा है, देखो वर्चुअल डिजिटल असेट में क्या इंक्लूड होगा, क्रिप्टो असेट बीइंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट रिलाइज ऑन ए क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ए सिमिलर टेक्नोलॉजी वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन वेदर और नॉट ऑलरेडी इंक्लूड इन द डेफिनेशन। मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन के अंदर ये एक नाम और ऐड हो गया है, क्या, क्रिप्टो असेट, जिसकी वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन होती है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटर लेजर और सिमिलर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन वगैरह इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसे ही क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, वहाँ से किसी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू डिटरमाइन होती है, तो बोला वो भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर रेफरेंस टू टीपीओ के अंदर जो है अमेंडमेंट किया गया है। देखो क्या होता था कि किसी एसईसी का मान लो केस बार बार टीपीओ के पास में जा रहा है, तो अभी डिस्प्यूट को रिमूव करना है कि यार बार बार क्यों जा रहा है, ठीक है, रिपीटेशन रोकना था। तो यहाँ पर ब्लॉक टीपी असेसमेंट लिया है, वो बोला कि अगर एक व्यक्ति एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन बार बार कर रहा है और बार बार उसके टीपीओ को रेफर हो रहे हैं, तो एक बार जो डिटरमाइन कर दिया ना, इस साल का तो कर दिया है, कॉन्जिक्यूटिव टू प्रीवियस ईयर तक भी वही चीजें फॉलो करी जा सकती है अगर नेचर वगैरह ट्रांजेक्शन सेम है। तो देखो क्या बोल रहा है 92 सुइए रेफरेंस टू टीपी ब्लॉक टीपी असेसमेंट वैलिड फॉर करंट इस साल के लिए +2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर। मतलब अगर एओ ने टीपीओ को केस रेफर करा तो फिर ये जिस साल में रेफर करा वो तो है ही, +2 ईयर्स तक भी जो है ये बातें फॉलो करी जा सकती है जो टीपीओ ने ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के दिए। वो क्या है ब्लॉक ट्रांसफर प्राइसिंग, इफ टीपीओ डिटरमाइन एएलपी ऑफ वन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर वन प्रीवियस ईयर विल अप्लाई टू सिमिलर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। मतलब इस साल जो ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल दी, जिस तरीके से निकाल दी, जो बातें बोल दी, वो अगले आने वाले 2 साल तक भी वैसी की वैसी ही अप्लाई होती रहेगी, ताकि टेंशन ना हो, रिपीटेटिव केस बार बार टीपीओ के पास भी ना जाए, उसका भी काम ना बढ़े। कब, लेकिन ऐसा कब फॉलो होगा, जब ये कंडीशन पूरी हो। ये कब एप्लीकेबल होगा, एएलपी डिटरमाइन करी हो टीपीओ ने, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के केस में होगा।
असेसी ओनली सिमिलर ट्रांजेक्शन ही कर रहा है, ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन पर असेसी मान लो 1 2 3 4 5 तरीके के ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए ऐसा हुआ था, तो अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए ही होगा आगे। तुम ऐसा नहीं बोलोगे सब पे ही कर दो मेरे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू असेसमेंट इन सर्च, अगर किसी का चल रहा है तो फिर ये बात वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रोसीजर क्या है? Block TP assessment will apply to assessee if the assessee exercise the option for 2 consecutive previous year in the prescribed form, manner and within the prescribed time। असेसी को अगर ऐसा चाहिए कि हाँ भाई फॉलो करो, मेरे को थोड़ा कम टेंशन दो, तो उसको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर कि हाँ वो ब्लॉक टीपी असेसमेंट मुझे करवाना है, मुझे ऐसा ही चाहिए। TPO shall declare the option as valid by written order within 1 month from the end of the month। जब भी आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उस मंथ के एंड के विदिन 1 मंथ के अंदर TPO डिक्लेयर करेगा, आपको ऑथराइज करेगा, यस आपको ब्लॉक TP असेसमेंट दिया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? TPO के पास 2 साल तक आपका केस नहीं जाएगा। अगर रेफरेंस किया भी गया तो ऐसा माना जाएगा रेफरेंस हुआ ही नहीं है, मतलब टेंशन खत्म। ऑन रिसिप्ट ऑफ टीपीओ's ऑर्डर एओ शैल रिकम्प्यूट टोटल इनकम, अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करेगा, जैसा टीपीओ ने बताया है वैसा ही। टनेज टैक्सेशन स्कीम में छोटा मोटा चेंज है। देखिए पहला चेंज क्या है? इंक्रीजिंग टाइम लिमिट अवेलेबल टू पास ऑर्डर। क्या बोल रहा है देखिए, 115 VP pertains to method and time of opting the tonnage tax scheme under which the tonnage income of assessee shall be computed in accordance with the provision of chapter 12G 115 VP1 provides that a qualifying company may opt for the tonnage tax scheme by making an application to the joint commissioner having jurisdiction over the company as prescribed for such a scheme। ठीक है, कोई ऑप्ट करना चाहता है तो एप्लीकेशन लगा दो जॉइंट कमिश्नर। अब यहाँ देखना ये मेन बात है, VP4 subsection 4 require that such order whether approving or rejecting the application to exercise option of tonnage scheme to be passed before the expiry of 1 month। 1 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर को बताना पड़ता था मैं तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 महीने को बढ़ा के 3 महीने कर दिया गया। ठीक है, ये था ना, पहले तो 1 महीने को बढ़ा के 3 किया गया, यहाँ पे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ था, वहाँ पे एंड ऑफ द क्वार्टर आ गया, बस इतना सा चेंज है। नेक्स्ट, अब टनेज टैक्सेशन स्कीम इनलैंड वेसल, मतलब जो इंडिया के अंदर अंदर वेसल चलते हैं, पहले तो ये सिर्फ फॉरेन वेसल को मिलती थी, ठीक है, अब ये इनलैंड वेसल्स को भी मिल जाएगी। ये अमेंडमेंट इतना सही है वैसे तो, ठीक है। इनलैंड वेसल हैव इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन फॉर बीइंग एलिजिबल टू ए क्वालिफाइंग शिप। तो ये अपने मेजर अमेंडमेंट है CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के। अगर मैं इनमें देखूँ तो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे जो है अमेंडमेंट है, ऐसे कोई बहुत सीरियस अमेंडमेंट भी नहीं है। आपके ब्लॉक असेसमेंट में बस टाइम पीरियड वाला थोड़ा MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो इंटर फाइनल के कॉमन अमेंडमेंट है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे। तो ये ओवरऑल आपके अमेंडमेंट है। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है यू कैन आस्क मी ईजिली। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।